हेलो बच्चों। आज हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर 19 स्टडी करेंगे और उस चैप्टर का नेम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशंस। इस चैप्टर से प्रीवियस ईयर आई मीन 2023 में 2 क्वेश्चंस आए थे, बट इस बार 24 में 2 to 4 क्वेश्चंस आने की संभावना है। तो इस चैप्टर को भी बहुत ही कम टाइम कंज्यूम करते हुए और जितने भी इसके इसमें इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं, जितना भी क्वेश्चन नीट में आता है और जितना आ सकता है, तो ये चैप्टर में हम फुल कवर कराने की कोशिश करेंगे। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे और बहुत ही सिंपल मेथड से। सो हम लोग स्टडी करें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशंस। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड their elimination। ये एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट क्या है और उन्हें इलिमिनेट करना है, मीन्स बॉडी से बाहर निकालना है, तो किस प्रोसेस के थ्रू बाहर निकालेंगे, या ये प्रोडक्ट एक्सक्रेटरी कैसे बनते हैं, में इस वेस्ट मटेरियल कैसे बनते हैं, तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारा जो बॉडी है वो कंप्लीट केमिकल से मिलकर के बना हुआ है। तो हम इनमें हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होता है। मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है। तो आई कैन राइट अबाउट मेटाबॉलिक रिएक्शन, ऑल केमिकल रिएक्शन, ऑल केमिकल रिएक्शन in our body in our body is called metabolic reaction। metabolic reaction। हमारे बॉडी में जितना भी केमिकल है वो क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन करता है। केमिकल रिएक्शन इज द सेंस ऑफ, या तो एक केमिकल टूट करके दूसरा केमिकल बनाएगा, या दूसरा केमिकल जो बड़ा सा केमिकल है या जो छोटे छोटे केमिकल है वो बड़े केमिकल बनाएंगे, या जो बड़ा केमिकल है वो छोटा केमिकल बनाएगा। तो ऐसे हमारे प्रोसेस चलते हैं। अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो सपोज ए केमिकल और बी केमिकल के साथ मिल करके बनाता है कोई सी कंपाउंड, और इनमें से कुछ वेस्ट मटेरियल वेस्ट रिमूव होते हैं। अगर एक केमिकल दूसरे केमिकल के साथ ऐड होकर के एक नया केमिकल बना रहा है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म। हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे हो गया हमारा ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके हमें सबसे पहले तो एटीपी देता है, एटीपी बनाता है, वाटर बनाएगा एंड कुछ हार्मफुल गैसेस बनाते हैं। और ये हार्मफुल गैस वेस्ट है और ये इन्हें हमें बाहर रिमूव करना है, मीन्स बॉडी से बाहर इलिमिनेट करना है। और अगर एक बड़ा सा केमिकल है, एक बड़ा सा केमिकल है, सपोज ये एक्स है, और ये दो केमिकल बना रहा है, वाई एंड जेड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैटाबोलिज्म। कैटाबॉलिज्म।
हमने क्या देखा कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारा रिएक्शंस चलता है, केमिकल रिएक्शन, क्योंकि हमारा बॉडी पूरा कंप्लीट केमिकल से ही बना हुआ है। इनमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, आयंस है, लिपिड है, फिर उसके बाद न्यूक्लिक एसिड है। तो ये सारे के सारे हमारी बॉडी केमिकल से बने हुए हैं, और उनमें क्या हो रहा है कि या तो केमिकल जुड़ जुड़ रहा है या केमिकल टूट रहा है। तो उनसे वेस्ट गैस रिमूव होता है, और इससे हमारा ये हमने मेटाबॉलिक रिएक्शन के बारे में पढ़ा। अब मेटाबॉलिक रिएक्शन तो हो गया, मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है? तो मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक वेस्ट ड्यूरिंग ड्यूरिंग मेटाबॉलिक रिएक्शन मेटाबॉलिक रिएक्शन रिमूव वेस्ट मटेरियल, एग्जाम्पल नाइट्रोजनस अमोनिया, अमोनिया हो गया नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट, फिर क्रिएटिनिन, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेट्रा। हमने क्या देखा कि जब हम लोग रिएक्शन करा रहे थे उस टाइम में कुछ ऐसे गैस रिमूव होता है, वेस्ट गैस निकलता है, वो हमारा मेटाबॉलिक वेस्ट गैस होगा। तो हम देखते हैं कि ये गैस कैसे निकलता है, हमारे बॉडी के थोरेसिक पार्ट में प्रेजेंट होता है लीवर। ये है थोरेसिक चैम्बर, थोरेसिक चैम्बर, यहाँ प्रेजेंट है लीवर। लीवर क्या काम करता है कि अगर लीवर को ग्लूकोज बनाना होगा, वो भी नॉन ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाना होगा, तब लीवर क्या करता है कि एक प्रोटीन लेता है, प्रोटीन। और प्रोटीन अगर लीवर अगर प्रोटीन ले रहा है, प्रोटीन में हम क्या लिख सकते हैं, NH3CCOOH H एंड R। अब लिवर को कहा जा रहा है कि तुम ये प्रोटीन मीन्स अमीनो एसिड, प्रोटीन का जो चैन है अमीनो एसिड से बना होता है, प्रोटीन का मोनोमर अमीनो एसिड होगा। तो अमीनो एसिड का पॉलीमर प्रोटीन कहलाता है। बहुत सारे अमीनो एसिड मिल करके प्रोटीन बनाते हैं। अगर हम इन्हें कह रहे हैं कि आप हमें ग्लूकोज बना करके दो, क्योंकि ब्लड वेसल्स को ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है, ब्लड वेसल्स में ग्लूकोज का अमाउंट बहुत कम है, तब हमारा लिवर क्या काम करता है कि लिवर यहाँ से इन सारे कंपाउंड का यूज करके हमारा ग्लूकोज बना लेता है, और ये जो अमोनिया है इसे क्या काम करता है कि इसे बॉडी से रिमूव करने की कोशिश करता है। बट ये जो अमोनिया वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक होते हैं, हाई टॉक्सिक, ये बहुत टॉक्सिक होते हैं। इन्हें रिमूव कराने के लिए लॉट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, लॉट ऑफ वाटर। तो अगर इतना ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट है, तब हम क्या करते हैं कि इसको डायरेक्ट न रिमूव करा करके हम इसे क्या काम करते हैं कि इसका साइक्लिंग करते हैं। साइकिल करते हैं तो हमारा यूरिया बनता है। यूरिया इसके
अगर इसके कंपैरिजन में अमोनिया के कंपैरिजन में हम यूरिया की बात करें तो यूरिया अमोनिया के कंपैरिजन में कम टॉक्सिक होता है, कम जहरीला होता है। इसे रिमूव करने में बहुत ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये कम वाटर कंज्यूम करके बाहर इजिली रिमूव हो सकता है। तो यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। इसे हम इजिली रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमारा लिवर अगर किसी ये नॉन ग्लाइकोजन का यूज करके प्रोटीन ग्लूकोज बना रहा है और उनमें से जो भी नाइट्रोजनस बेस है उन्हें रिमूव कर रहा है। और रिमूव करने के लिए अगर बहुत ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट हो रही है तो उसे साइक्लिंग करके यूरिया बनाया जाता है और यूरिया को इजिली बाहर रिमूव कराया जाता है। बट कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म में अमोनिया भी एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सक्रेट होते हैं, बाहर निकाले जाते हैं। अब अगर हम देख रहे हैं कि अगर लीवर यहाँ पे नॉन ग्लाइकोजन का यूज करके ग्लूकोज बना रहा है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोनियोजेनेसिस। हम देखेंगे कि अब नाइट्रोजनस बेस वेस्ट क्या होता है। ये नाइट्रोजनस वेस्ट कितने टाइप के होते हैं? टाइप्स ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट। तो ये कुछ 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट हो जाएगा अमोनिया मीन्स NH3। सेकंड होता है यूरिया एंड थर्ड होता है यूरिक एसिड। इन सब के बारे में अब हम स्टडी करेंगे कि अमोनिया को कौन रिमूव कराता है, कौन ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके बॉडी में से अमोनिया रिमूव होता है। इतना ज्यादा वाटर लॉस्ट होने के बावजूद भी, इतना ज्यादा इसमें वाटर लगता है, फिर भी ये अमोनिया को ही रिमूव कराता है। इसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। अमोनिया हाईली टॉक्सिक होता है। हाईली टॉक्सिक। इसके लिए रिक्वायर ऑफ lot of water फॉर रिमूव करने के लिए। और ये जो अमोनिया एक्सक्रेट करते हैं, बाहर निकालते हैं, वो है फिश। जितने भी फिश हैं वाटर, दिन भर वाटर में रहते हैं, वाटर अंदर लेते हैं और फिर अमोनिया को बाहर निकालते हैं अपने एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट के फॉर्म में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अमोनीटेलिक। इन्हें हम अमोनीटेलिक कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं यूरिया के बारे में। यूरिया ये हाईली टॉक्सिक, ये लेस टॉक्सिक देन अमोनिया की अपेक्षा ये बहुत कम टॉक्सिक होते हैं। और लेस वाटर रिक्वायर्स या नीड्स, बहुत कम वाटर की नीड्स होती है, नीड्स देन अमोनिया की अपेक्षा अमोनिया। और इस टाइप के
वेस्ट को एक्सक्रेट करते हैं, उन स्पीसीज का नेम है मैमल्स, उनमें हम लोग आते हैं मैमल्स। और इनके एक्सक्रेशन को कहते हैं यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक। अब आता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड इज लिस्ट टॉक्सिक, बहुत ही कम टॉक्सिक होते हैं, लिस्ट टॉक्सिक एंड लिस्ट वाटर रिक्वायर्स, बहुत कम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। इनमें आते हैं इस टाइप के एक्सक्रेशन करते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रेट करते हैं, वो है बर्ड्स। और ये इस टाइप के एक्सक्रेशन को कहते हैं यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक। ये क्या काम करते हैं कि ये वाटर रिमूव करते ही नहीं है, जब ये पॉटी करते हैं तो उन्हीं में उसी में इसका जो वेस्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, वो उसी में आता है। उनका कैसे रहता है, व्हाइट कलर ऊपर से रहता है, ग्रीन कलर नीचे का रहता है। तो जो व्हाइट कलर है वो इनका नाइट्रोजनस वेस्ट है। हमने क्या क्या पढ़ा कि ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो 3 टाइप का होता है, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। ammonia is highly toxic and needs lots of water. एग्जाम्पल हो जाएगा फिश। और इस टाइप के एक्सक्रेशन को हम अम्यूनोटेलिक कहते हैं। एंड वाटर, यूरिया इज लेस टॉक्सिक देन अमोनिया, सो वाटर रिक्वायरमेंट इज लेस, बहुत कम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है देन अमोनिया। एग्जाम्पल हो जाएगा मैमल्स, जिसमें हम लोग आते हैं। और इस टाइप के एक्सप्रेशन को हम कहते हैं, दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड यूरियोटेलिक। एंड last nitrogenous waste is uric acid, so it is least toxic and least water requirements. Example birds. This nitrogenous waste excretion is called यूरिकोटेलिक। तो हमारा यहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट होता है कंप्लीट। अब हम अपने बारे में थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे, और हम अपने बारे में जो भी हमारे बॉडी में जो भी ऑर्गन्स प्रेजेंट है, जो हमारे बॉडी को फिल्टर, हमारे बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल है उसे फिल्टर कर रहे हैं, उसे बाहर निकाल रहे हैं, तो उसके बारे में अब हम स्टडी करेंगे। हमारे बॉडी में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, जो फिल्टर करता है, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करता है, उस इम्पोर्टेंट ऑर्गन का नेम है किडनी। किडनी, किडनी क्या हेल्प करता है, हेल्प इन हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रेशन, एक्सक्रेशन। ये किडनी ऑस्मो रेगुलेशन करता है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है कि हमारे बॉडी में आयंस और वाटर का जो लेवल है उसको मेंटेन कौन करता है, तो किडनी मेंटेन करता है। और ये एक्सक्रेशन, जो भी वेस्ट मटेरियल है, जो भी ब्लड के थ्रू आ रहा है, रीनल आर्टरीज के थ्रू उनमें आता है, वेस्ट मटेरियल आता है, उनको कैसे ये ले करके और फिल्टर करके जो यूजफुल मटेरियल है उन्हें ब्लड में देता है और वेस्ट मटेरियल को बाहर रिमूव करने की कोशिश करता है, तो इसके बारे में हम अच्छे से स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम इसकी लोकेशन देखें कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है। लोकेशन, ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है, एब्डोमिनल कैविटी।
ये यहाँ पे हमारा कुछ एब्डोमिनल कैविटी यहाँ नीचे की तरफ है, इसमें प्रेजेंट होता है। और अगर हम इसकी बात करें, इसके डायमेंशन की, डायमेंशन डायमेंशन की अगर हम बात करते हैं, तो हमारा कुछ किडनी ऐसे होता है, ये पेयर होता है, पेयर्स होते हैं ये। और इनका अगर हम लेंथ की बात करें, यहाँ से यहाँ तक इनका लेंथ 10 to 12 सेंटीमीटर, एंड विड्थ कितना होगा, 5 to 7 सेंटीमीटर। एंड इसके यहाँ से जो गया हुआ है, इसकी विड्थ कितनी होगी, ये होता है 2 to 3 सेंटीमीटर। इसका कलर कैसा होता है, किस शेप का होता है, शेप ये बीन्स के शेप का होता है। एंड कलर रेडिश कलर होता है, रेडिश कलर। और हम देखें कि इन्हें हम रिट्रोपेरिटोनियल किडनी कहते हैं, रिट्रो पेरिटोनियल किडनी। क्यों इन्हें रिट्रोपेरिटोनियल किडनी कहते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि ये जो हमारा किडनी है, हमारा ये एब्डोमिनल कैविटी है, और यहाँ से आया हुआ है स्टमक, स्टमक आया हुआ है। हम देखते हैं कि ये एक कवर से कवरिंग है, मेसोडर्मल कवर से कवरिंग है, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। इसे हम विसरल पेरिटोनियल कहते हैं, विसरल पेरिटोनियल, पेरिटोनियल। एंड बाहर से भी ये पूरा का पूरा इसके पीछे पड़ा हुआ है, और ये भी ये तो अंदर से तो है ही, और ये बाहर से भी पूरा का पूरा कवर हुआ है। तो अंदर वाले को विसरल पेरिटोनियल और बाहर वाले को पेराइटल पेरिटोनियल कहते हैं, पेराइटल पेरिटोनियल। पेराइटल पेरिटोनियल में हम क्या देखते हैं कि ये पेराइटल पेरिटोनियल के रिट्रो साइड में प्रेजेंट है। तो सो रिट्रो पेराइटल पेरिटोनियल, रिट्रो पेराइटल पेराइटल पेरिटोनियल, पेरिटोनियल कहते हैं। क्यों रिट्रोपेराइटल पेरिटोनियल कहते हैं, बिकॉज इसका जो कवरिंग है, इसका जो बाहर से कवरिंग है, अंदर के कवरिंग को विसरल पेरिटोनियल कहते हैं, और ये जो बाहर से कवरिंग हुआ है, इस बाहर के कवरिंग को पेराइटल पेरिटोनियल कहते हैं। और पेराइटल पेरिटोनियल के पीछे हमारा किडनी पड़ा हुआ है एब्डोमिनल कैविटी में, सो इट इज कॉल्ड रिट्रोपेराइटल पेरिटोनियल। हमने क्या देखा कि हमारा जो किडनी है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ये हमारे जितना भी हम खाना खाते हैं, जितने भी हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं, सारे के सारे जितने वेस्ट है, उन्हें ये इलिमिनेट करते हैं, और जो भी यूजफुल है उन्हें ब्लड वेसल्स के थ्रू बॉडी में पहुंचाते हैं। और हमने क्या देखा कि इनका लोकेशन कहाँ होता है, ये एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। और इनका डायमेंशन कितना होता है, लेंथ कितना होता है, विड्थ कितना होता है, दोनों के बीच में स्पेस का साइज कितना होता है, तो ये हमने देखा। इनका शेप कैसा होता है, ये राजमा शेप के हमें दिखाई देते हैं, रेडिश कलर में होते हैं। एंड इन्हें हम रिट्रोपेराइटल किडनी भी कहते हैं, पेरिटोनियल किडनी। अब हम इनके अंदर जाकर के देखते हैं इनमें क्या क्या चीज प्रेजेंट है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। इनके इंटरनल हम जाते हैं किडनी के अंदर, अब जा करके देखते हैं क्या क्या प्रेजेंट है। सपोज सबसे पहले तो हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, बॉडी स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, स्ट्रक्चर ऑफ
किडनी। सपोज यहाँ पे कोई बंदा है, तो हम देखते हैं कि यहाँ थोरेसिक चैम्बर में, ये जो चैम्बर है ये थोरेसिक चैम्बर है, थोरेसिक चैम्बर। थोरेसिक चैम्बर के जब नीचे आएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पार्ट है, इसे हम कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी। एंड इसके नीचे का जो स्पेस है, दिस इज कॉल्ड पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी या पेल्विक रीजन। तो हम देखते हैं कि यहाँ हमारा लंग्स प्रेजेंट है और यहाँ कुछ हमारा हार्ट प्रेजेंट है। यहाँ पे हमारा किडनी प्रेजेंट है, इस लोकेशन में किडनी प्रेजेंट है। हम यहाँ से देखते हैं कि यहाँ से शुद्ध यानी कि प्योर ब्लड लेकर के एक आर्टरी आ रहा है, दिस इज कॉल्ड रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी। एंड यही आर्टरी यहाँ भी ब्रांचेज में टूट जाता है और यहाँ भी प्योर ब्लड लेकर के जाता है। प्योर ब्लड मीन्स ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन लेकर के जा रहा है। तो ये भी हो गया हमारा रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी। हम देखते हैं कि यहाँ पे रीनल आर्टरी का फंक्शन, दो फंक्शन होता है, टू गिव ऑक्सीजन को देना एंड टू गेट रिमूव वेस्ट, एंड वेस्ट को रिमूव कराना। तो ये तो ऑक्सीजन दे दिए, हमें दिखाई दिया कि यहाँ से ऑक्सीजन दिया जा रहा है, ऑक्सीजन इनके बॉडी के अंदर चला गया। अब ऑक्सीजन तो गया, फिर उसके बाद जैसे ही इसमें ऑक्सीजन फेंका जाता है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो किडनी है इस ब्लड वेसल्स में कार्बन डाइऑक्साइड फेंकती है और इस ब्लड वेसल्स में कार्बन डाइऑक्साइड फेंकती है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, ये क्या काम कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आया। फिर इसे हम कहेंगे, और यहां से प्रेजेंट है वेना कावा, ये है वेना कावा। वेना कावा में ये जाकर के मिल जाती हैं, इन्हें कहते हैं हम रीनल वेन। रीनल वेन क्या काम करती है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ब्लड लेकर के, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के यहाँ से गई वेना कावा में। इसका नेम है, इस वेसल्स का नेम है वेना कावा। ये है वेना कावा। वेना कावा में यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जाता है और फिर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड हम क्या करते हैं, एक्सपायर कर देते हैं। और जब एक्सपायर करते हैं तो ऑक्सीजन आता है, फिर ऑक्सीजन यहाँ से हमारा रीनल आर्टरी से आता है और किडनी में जाता है। अब किडनी में तो ये रीनल आर्टरीज किडनी में तो दे दी है, अब वेस्ट मटेरियल को कैसे बाहर रिमूव करेगी। वेस्ट मटेरियल को बाहर रिमूव करने के लिए एक और यहाँ से पाइप आता है, इसे हम कहते हैं यूरेटर। यूरेटर, ये यूरेटर यूरिन लेकर के आ रहा है, जो भी वेस्टेज है वो लेकर के आ रहा है। लेकिन ये तो मिनट मिनट में छनता है, फिल्टर होता है। तो ऐसा नहीं है कि मिनट मिनट में हम जा करके बार बार वॉशरूम में सुसु करें।
तो ये क्या काम करता है कि यहाँ पे एक ब्लेडर में स्टोर करके रखता है, जितने भी आते हैं बूंद बूंद से यहाँ स्टोर करके रखता है। दिस ब्लेडर इज कॉल्ड यूरिनरी ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर। और यूरिनरी ब्लेडर फिर एक पाइप के थ्रू बाहर निकाला जाता है, इसे हम कहते हैं यूरेथ्रा, यूरेथ्रा। हमने क्या देखा कि हमारे थोरेसिक चैम्बर में लंग्स प्रेजेंट है और हार्ट प्रेजेंट है। हार्ट से एक पाइप जा रहा है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जा रहा है। दिस इज कॉल्ड रीनल आर्टरीज। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाकर के हमारे किडनी को देता है और किडनी में ऑक्सीजन देता है, और वैसे ही जिस टाइम में ऑक्सीजन देता है वैसे ही किडनी इन्हें क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है। अब ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के जा रहा है, कहाँ जा रहा है, फिर हार्ट में जाएगा, हार्ट में जा रहा है। दिस इज कॉल्ड रीनल वेन। अब ये आर्टरीज, रीनल आर्टरीज अभी यही नहीं रुकेगा, अभी ये कह रहा है कि रिमूव वेस्ट मटेरियल, ये वेस्ट मटेरियल को रिमूव कराने में भी काम करेगा। तो वेस्ट मटेरियल को रिमूव कराने के लिए इसके थ्रू एक पाइप बाहर निकाला जाएगा, उसे हम यूरेटर कहते हैं। उसके थ्रू जितने भी वेस्टेज है, जितने भी H+ हो गया या जो अमोनिया हो गया या उनमें वाटर हो गए, जो हमारे बॉडी से एक्सेस है, उतना अमाउंट में नहीं चाहिए हमें। चाहिए कि 5 लीटर वाटर हमारे बॉडी को रखने की क्षमता है, तो उससे ज्यादा अगर हम पानी पी लिए तो हमारा किडनी क्या करता है कि एक्सेस वाटर को रिमूव कराता है। तो सारे के सारे जितने भी इसमें एक्सक्रेटरी मटेरियल है, वो एक पाइप के थ्रू मींस यूरेटर के थ्रू एक थैला में स्टोर करता है, ब्लेडर में स्टोर करता है। उस ब्लेडर को हम यूरिनरी ब्लेडर कहते हैं और एक पाइप के थ्रू बाहर भेजता है, उसे हम यूरेथ्रा कहते हैं। अब यहाँ पे लीवर का क्या फंक्शन है, हम वहां पे क्या देखे थे कि लीवर में ही, इन लीवर में ही क्या हो रहा था, ये हो गया हमारा लीवर, यहाँ पे लीवर प्रेजेंट है। लीवर में हमने क्या देखा कि यहाँ पे नॉन ग्लाइकोजन को तोड़ करके ग्लूकोज बनाने की कोशिश की जा रही थी, ग्लूकोज बनाने की कोशिश की जा रही थी। तो ये वाला, इससे तो ग्लूकोज बन गया, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड में डाल देगा, यहाँ से ये डालेगा ये वाला जो प्रोडक्ट है, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट को भी वेना कावा में डालेगा और इस वाले प्रोडक्ट को भी वेना कावा में डालेगा। लेकिन ये वाला जो प्रोडक्ट है, ये वेना कावा से होते हुए हमारे हार्ट में जाकर के ऑक्सीजनेटेड के साथ अंदर की तरफ आएगा, और ये जो वेस्ट मटेरियल है वो वेना कावा से होते हुए किडनी के अंदर जाएगा और किडनी से यूरेटर के थ्रू जा करके और फिर वहां से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। या जो हम ड्रग्स वगैरह खाते हैं, ड्रग्स के मीन्स दवा, अगर हम दवा खाते हैं तो दवा भी हमारा यहाँ पे भेजा जाता है, लिवर में भेजा जाता है। और लिवर में, लिवर क्या काम करता है कि हेपेटिक डक्ट के थ्रू यहाँ पे लिवर जिस पाइप से भेजेगा उसे हम कहते हैं हेपेटिक डक्ट, हेपेटिक डक्ट। लिवर अब इसे इस वेस्ट ये दवा को ले जाने की कोशिश करेगा, मेडिसिन को ले जाता है। और यहाँ आसपास में जो भी सेल्स प्रेजेंट थे, जो हमें, जो यहाँ के इन्वायरमेंट को पेनफुल इन्वायरमेंट बना दिए थे, वहाँ के इन्वायरमेंट को पूरा दर्द, यहाँ का इन्वायरमेंट जैसे यहाँ पे हमारा दर्द कर रहा है, हमने दवा खाया, तो ये क्या काम करेगा कि इस पाइप के थ्रू वहां पे मेडिसिन देगा, और मेडिसिन दे करके जब वहां रिलैक्स फील होने लगेगा तो उससे जो भी मटेरियल बचा हुआ है वहां से ले करके और फिर कहाँ जाएगा, किडनी में ले जा करके दे देगा और किडनी फिर उसे बाहर कर देगा। तो हमारा कुछ फंक्शन हमने अपने किडनी के बारे में देखा कि किडनी हमारा कैसे कैसे फंक्शन करता है। तो किडनी में सबसे पहले हार्ट, जो हम ऐसे हम रेस्पायर कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड अंदर आ रहा है, वो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड 2 सेकंड के लिए अंदर आया, ऑक्सीजन अंदर आया,
और उसी टाइम रीनल आर्टरी से हमारे किडनी में गया, किडनी में जा करके वहाँ पे ऑक्सीजन दिया गया और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के रीनल वेन के थ्रू वेना कावा में जा करके फिर से हार्ट में पहुँचाया गया और तब हम यहाँ पे एक्सपायर किए, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया, फिर ऑक्सीजन लिए, तो फिर से वो ब्लड फिर से हमारा ऐसे-ऐसे सर्कुलेट होकर के गया। और लिवर क्या काम किया, यहाँ जो लिवर हमारा प्रेज़ेंट है, तो लिवर क्या काम करता है कि जो नॉन नॉन ग्लाइकोजन है उसको तोड़ करके जब ग्लूकोज बनाता है तो उनमें से वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है अमोनिया के फॉर्म में। अब ये अमोनिया को साइक्लिंग करके यूरिया बना करके कौन साइक्लिंग करेगा, किडनी करेगा और अमोनिया को वेना कावा के थ्रू रीनल वेन से अंदर की तरफ भेजता है और अंदर भेज करके यहाँ से क्या करता है कि अंदर जैसे ही ये अंदर आया, अंदर भेजता है तो अंदर भेज करके उसके बाद यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लेडर से होते हुए यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो हमारा कुछ किडनी का स्ट्रक्चर ऐसा देखने को मिला। अब हम पढ़ते हैं कि किडनी के अंदर जाकर के देखते हैं कि आखिर इसमें फिल्ट्रेशन, इसमें काम कैसे चल रहा है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। किडनी के अंदर अगर हम जा करके देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। अगर हम किडनी के अंदर जाएं, हमारा कुछ किडनी ऐसे है। किडनी के अगर हम यहाँ पे जो डिप्रेशन है, जो गड्ढा है, इसे हम हाइलम कहते हैं, हाइलम, हाइलम। और यहाँ से इंटर या एग्जिट करता है कौन, रीनल आर्टरी, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, यहाँ से अंदर की तरफ इंटर करते हैं। अगर हम अंदर जाते हैं तो यहाँ पे ये जो जोन दिखाई दे रहा है, इसे हम इस जोन को कहते हैं कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स के अंदर आते हैं तो कॉर्टेक्स के अंदर वाले जोन को हम मेडुला कहते हैं, मेडुला। मेडुला में पड़ा हुआ है बहुत सारे पिरामिड, 10 से 15 पिरामिड एक किडनी में पड़े होते हैं। ऐसे करके ये है, इन्हें हम कहते हैं मेडुलरी पिरामिड, मेडुलरी पिरामिड। और ये जो कॉर्टेक्स है, ये कुछ अंदर की तरफ भी आने लगता है, अंदर भी यहाँ पे स्पेस कवर कर लेता है। इसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स है। और कॉर्टेक्स के अंदर हम कुछ कॉर्टेक्स हमारे अंदर की तरफ चले गए हैं, इन्हें हम कहते हैं कॉलम ऑफ, कॉलम ऑफ बर्टनी। और अगेन हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो ट्यूब पड़ा हुआ है, ये जो ट्यूब पड़ा हुआ है, ये ट्यूब पड़ा हुआ है, ये ट्यूब पड़ा हुआ है, इस ट्यूब को हम कहते हैं माइनर कैलिक्स। एंड ये ट्यूब अगेन आकर के एक दूसरे ट्यूब में मिलने लगता है, ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ता है। इसे हम कहते हैं मेजर, मेजर
कैलिक्स। और ये ट्यूब अब बाहर आने की कोशिश करता है, ये ट्यूब सारा का सारा बाहर आ जाता है। इनमें यूरिन बन रहा है, इनके अंदर यूरिन बन रहा है, यूरिन बन करके अब बाहर आएगा। इस ट्यूब में यूरिन बन गया, यूरिन बन करके बाहर आएगा। इसे हम कहते हैं यूरेटर। दिस इज कॉल्ड यूरेटर। तो हमने देखा कि हमारे एक किडनी में, किडनी के अंदर अगर हम जाते हैं तो वहां पे दो स्पेस दिखाई देता है। जो इर्ज वाले पॉइंट है, किडनी के सरफेस वाला जो रीजन है, इसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं। और किडनी के जो सेंटर वाला रीजन है उसे हम मेडुला कहते हैं। अब मेडुला के अंदर देखते हैं कि बहुत सारे पिरामिड पड़े हुए हैं। बहुत सारे क्या, 15 से 20 पिरामिड होते हैं। 15 to 20 pyramid present in the medulla. This is called medullary pyramids. And ये medullary pyramids एक इसका जो ओपन चैम्बर है, medullary pyramid जहां से ओपन हो रहा है, this tube is called minor calyx. And जितने भी medullary pyramids हैं, सारे के जो ट्यूब्स हैं वो एक ट्यूब में मिल जाते हैं। उन्हें हम कहते हैं मेजर कैलिक्स। एंड अब ये वाले मेजर कैलिक्स अब जैसे ही किडनी के बाहर, हाइलम से जैसे ही बाहर की तरफ बाहर आता है, इसे हम कहते हैं यूरेटर। और यूरेटर से अब हमारा यूरिन कंप्लीट बन गया है। यूरेटर से अब यूरिन जाता है यूरिनरी ब्लेडर में और यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो जोन पड़ा हुआ है, किडनी के अंदर जो जोन है वो टू टाइप का जोन है। किडनी के अंदर ये हो गया किडनी। किडनी के अंदर यहाँ पे अंदर की तरफ जा रहा है कौन, रीनल आर्टरीज। रीनल आर्टरीज, ये रीनल आर्टरी बहुत सारे ब्रांचेज में यहाँ तो पड़े हुए हैं। क्या, यहाँ पड़े हुए हैं पिरामिड्स। यहाँ पिरामिड्स पड़े हुए हैं। अब ये रीनल आर्टरी जैसे ही इसके अंदर एंट्री करता है, ये बहुत सारे ब्रांचेज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बहुत सारे ऐसे ब्रांचेज में, बहुत सारे ब्रांचेज में ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जहां जा रहा है वहां ब्रांचेज बना रहा है, ये सारे ब्रांचेज में। और इस ब्रांचेज के ऊपर यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनता है कुछ ऐसे करके। इस ब्रांचेज के ऊपर जो जो भी यहाँ ब्रांचेज है, यहाँ नो एक स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। इस ब्रांचेस के ऊपर जो भी है ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बनता है। ब्रांचेस के ऊपर यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा। इसे हम कहते हैं नेफ्रॉन। दिस इज कॉल्ड नेफ्रॉन। नेफ्रॉन। और ये नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के ऊपर फिर से ये ब्लड वेसल्स कुछ ऐसे करके आकर के पड़े होंगे। इन्हें हम, ये भी है नेफ्रॉन का पार्ट। तो नेफ्रॉन क्या चीज है, नेफ्रॉन एक, इट इज functional and structural unit of kidney, or each kidney has 1 million means 10 lakh nephron present. ये जो नेफ्रॉन है वो बहुत ही छोटा छोटा सा पॉकेट है। ये फैक्ट्री के फॉर्म में काम करता है। ये सबसे छोटा यूनिट है, किडनी का सबसे छोटा यूनिट है, बहुत ज्यादा फंक्शन करता है।
इसी इसी फैक्ट्री में हमारा यूरिन बनता है, यूरिन बन करके तैयार होता है। तो हम देखते हैं, हमने देखा कि कैसे ये नेफ्रॉन बना। तो हमारा जो रीनल आर्टरीज गया, रीनल आर्टरीज के नोक से एक स्ट्रक्चर निकलता है, उसे हम नेफ्रॉन कहते हैं, और वहां से नेफ्रॉन हुआ रेडी। अब ये नेफ्रॉन जो है, नेफ्रॉन 2 जोन में प्रेजेंट होता है, जोन्स ऑफ नेफ्रॉन, जोन ऑफ नेफ्रॉन। पहला हो जाएगा कॉर्टिकल, कॉर्टिकल, एंड सेकेंड इज जक्स्टा मेडुलरी, जक्स्टा मेडुलरी। ये कॉर्टिकल क्या होता है, जक्स्टा मेडुलरी क्या होता है, इनके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो हमने यहाँ पे हम जानते हैं कि हमारा ऐसे कुछ पिरामिड है, किडनी के अंदर ऐसे पिरामिड है, इनमें भी किडनी के अंदर कुछ ऐसे पिरामिड पड़े हुए हैं, मेडुलरी पिरामिड इन्हें हम कहते हैं। हम देखते हैं कि नेफ्रॉन जो है, ये नेफ्रॉन हो गया, नेफ्रॉन का ये जो पार्ट है वो बहुत ही कम इसमें डीप है, और एक जगह इसमें अगर हम नेफ्रॉन का देखते हैं तो इसमें जो पार्ट है इसमें बहुत ज्यादा डीप है, अंदर की तरफ, मेडुलरी वेज की तरफ। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, इस पार्ट को हम कहते हैं प्रॉक्सिमल, दिस पार्ट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल। ये ऐसे कॉन्वुलेटेड कॉन्वुलेटेड टाइप का है, कॉन्वुलेटेड, कॉन्वुलेटेड ट्यूबल्स, ट्यूबल, और इन्हें हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, और इन्हें हम कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं डिस्टल कॉन्वुलेटेड, कॉन्वुलेटेड ट्यूबल्स। एंड इसके बाद जो आएगा इन्हें हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट। हम क्या देखें कि यहाँ लूप ऑफ हेनले बहुत ही कम डीप है, मेडुलरी, इसे हम कहते हैं मेडुलरी पिरामिड, मेडुलरी पिरामिड। अगर मेडुलरी पिरामिड में नेफ्रॉन का जो लूप हेनले है वो बहुत कम डीप होगा, उसे हम कॉर्टिकल कहते हैं। अगर बहुत ज्यादा डीप होता है उसे हम जक्स्टा मेडुलरी कहते हैं। अब ये कॉर्टिकल हमारे मैक्सिमम 80% पार्ट कॉर्टिकल होते हैं, 80% पार्ट कॉर्टिकल टाइप के होते हैं, और 15% पार्ट जक्स्टा मेडुलरी टाइप के होते हैं। सो हम लिख सकते हैं इसके बारे में कि लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले इज लेस डीप, लेस डीप into medullary pyramid, medullary pyramid। इनमें हम क्या लिख सकते हैं कि लूप ऑफ हेनले, loop of Henle is more deep into medullary pyramid, medullary pyramid। लूप ऑफ हेनले अगर बहुत कम डीप है मेडुलरी पिरामिड में, उसे हम कॉर्टिकल कहते हैं। अगर लूप ऑफ पिरामिड बहुत ज्यादा डीप है, उन्हें हम क्या कहते हैं, जक्स्टा मेडुलरी कहते हैं। हमने क्या पढ़ा, और इनके आसपास में जो कॉर्टेक्स आ गए थे, मेडुलरी पिरामिड के बीच बीच में भी कॉर्टेक्स आ गए थे, उन्हें हम कॉलम ऑफ बर्टिनी कहते हैं। तो हमारा इतना हुआ कंप्लीट। अब हम नेफ्रॉन के बारे में स्टडी करेंगे, इसके अंदर जाते हैं, नेफ्रॉन के बारे में स्टडी करते हैं। फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, क्या क्या फंक्शन करता है, नेफ्रॉन कैसे बना हुआ है।
function of नेफ्रॉन, फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, सब स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो नेफ्रॉन कुछ हमारा ऐसे होता है, इन्हें हम कहते हैं वोमेन्स कैप्सूल। दिस इज कॉल्ड वोमेन्स कैप्सूल। This is proximal convoluted tubules, proximal convoluted tubules, loop of Henle, loop of Henle, loop of Henle, distal convoluted tubules, distal convoluted tubules, collecting duct, एंड ये वाला जो पार्ट है ये आर्टरीज है, आर्टरी आया हुआ है। ये आर्टरी के नोक से ये वाला बना और आर्टरी का ब्रांचेज ऐसे ऐसे करके आया हुआ है। इसे हम कहते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल, आर्ट्रियोल। दिस इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। एंड ये वाला जो ट्यूबल्स है इसे हम कहते हैं पेराइटल ट्यूबल्स। ये पेराइटल ट्यूबल्स हो गया। हमने इतना स्टडी किया। ये एफरेंट आर्ट्रियोल हो गया। आगे बढ़ करके ये सारे के सारे ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल्स इधर ऊपर के साइड में आता है, मेडुला के ऊपर के साइड में आ रहा है, तो एफरेंट आर्ट्रियोल हो गया। फिर उसके बाद ग्लोमेरुलस, उसके बाद वाला जो स्पेस है थोड़ा सा डिप्रेशन टाइप का, गड्ढा टाइप का, उसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। अब वो वाला जो पार्ट है वो पूरा कवर करते हुए जा रहा है, उसे हम पेराइटल ट्यूबल्स कहते हैं। रीनल आर्टरीज का रीनल पेराइटल ट्यूबल्स कहेंगे। अब उसके बाद इनका अगर हम बात कर लेते हैं तो जो ऊपर वाला पड़ा हुआ है ये है बोमेंस कैप्सूल। उसके नीचे होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूबल्स। कॉन्वुलेटेड मींस ऐसे ऐसे करके है। और उसके नीचे वाला पार्ट है लूप ऑफ हैंडले। फिर उसके ऊपर जब जाएंगे तब हमारा आता है डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूबल्स। अब इनके बारे में हमको डिटेल से स्टडी करना है। तो हम देखते हैं कि ये बने किससे होते हैं। सबसे पहले नेफ्रॉन का जो पार्ट होगा वो कौन से सेल से बना हुआ होगा। कौन से टिश्यू से बने होंगे।
नेफ्रॉन, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन कौन से टिश्यू से बना होगा? सबसे पहले तो अगर हम टिश्यू की बात करें, टिश्यू, टिश्यू हमारे 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट हो जाएगा इपिथेलियल, इपिथेलियल। सेकंड कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। एंड थर्ड मस्कुलर टिश्यू, मस्क्यूलर टिश्यू। फोर्थ हो जाएगा हमारा नर्वस टिश्यू, टिश्यू। ये इपिथेलियल क्या काम करता है? इपिथेलियल कवरिंग करता है, बाहर से कवरिंग करता है। ये सपोर्ट करता है, सपोर्ट करता है ऑर्गन्स को, और ये मूवमेंट में हेल्प करता है, मूवमेंट में। एंड नर्वस टिश्यू रेगुलेशन एंड स्टिमुलेशन में हेल्प करता है, या तो किसी चीज को कंट्रोल करता है या एक्साइटेड करता है, रेगुलेशन एंड स्टिम्युलेशन में हेल्प करेगा। हमारा जो नेफ्रॉन है वो इन चारों में से कौन से टिश्यू से बना हुआ है? तो वो हो जाएगा इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? तो ऐसे कुछ ऐसे टाइप का होता है, लंबे लंबे सा, उसे हम कहते हैं स्क्वैमस इपिथेलियल, स्क्वैमस एपिथेलियल। फिर हमारे टिश्यू कुछ ऐसे क्यूबाइडल शेप में होते हैं, इन्हें हम कहते हैं सिंपल क्यूबाइडल, कॉल्ड सिंपल क्यूबाइडल। एंड हमारे जो कुछ टिश्यू हैं वो ऐसे ऐसे टाइप के होते हैं, इन्हें हम कहते हैं ब्रश कॉलमनर, ब्रश कॉलमनर क्यूबाइडल टिश्यू, क्यूबाइडल टिश्यू। कुछ टिश्यू हमारे ऐसे सिलिएटेड टाइप के होते हैं, ऐसे ऐसे उनके ऊपर सीलिया लगा होता है, तो सिलिएटेड कॉमनर कॉलमनर क्यूबाइडल टिश्यू हो जाएंगे। तो हमारे कुछ टिश्यू इतने टाइप के हैं। और हम देखते हैं कि हमारा नेफ्रॉन का जो पार्ट है वो कौन कौन से कवरिंग से कवर है। तो इन्हें हम बोमेन कैप्सूल कहते हैं। ये जो बोमेन कैप्सूल है वो स्क्वैमस टिश्यू से कवर है, स्क्वैमस, पूरे के पूरे स्क्वैमस टिश्यू से ये है स्क्वैमस टिश्यू। फिर इनके नीचे अगर हम आते हैं, ये है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। तो ये ब्रश कॉलुमिनल क्यूबाइडल से कवर है, ऐसे ऐसे से है, ब्रश कॉलुमिनल क्यूबाइडल दोनों तरफ से। ब्रश कॉलुमिनल क्यूबाइडल। एंड इनके ऊपर अब लूप ऑफ हेनले जाता है, यहाँ से लूप ऑफ हेनले आ रहा है, लूप ऑफ हेनले गया। लूप ऑफ हेनले भी स्क्वैमस टिश्यू से कवर है, पूरा का पूरा स्क्वैमस टिश्यू है, स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू। ये हुआ स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू। आगे जाते हैं, डिस्टल का पार्ट हो जाएगा। तो ये सिंपल किसी से, सिंपल क्यूबाइडल से कवर है, सिंपल सिंपल क्यूबाइडल। तो हमने क्या देखा कि हमारा जो बोमेन ऑफ कैप्सूल है, बोमेन
ऑफ कैप्सूल, ये किससे कवर है? स्क्वैमस टिश्यू से। ये वोमेन ऑफ कैप्सूल हो गया, स्क्वैमस टिश्यू, स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू मीन्स ऐसे 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 इसे कवर है। फिर सेकंड में अगर हम जाते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूबल्स, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूबल्स, ये किससे कवर है? तो ये है हमारे ब्रश कॉलुमिनर क्यूबाइडल से। ब्रश मीन्स ऐसे 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 ऐसे। और अगर हम थर्ड की बात करें, हमारा लूप ऑफ हेनले आता है, लूप ऑफ हेनले, ये भी स्क्वैमस टिश्यू से कवर है, स्क्वैमस टिश्यू। फिर डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूबल्स की बात करें, डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूबल्स, ये कवर है सिंपल क्यूबाइडल टिश्यू से, सिंपल क्यूबाइडल टिश्यू, सिंपल क्यूबाइडल टिश्यू। तो हमने नेफ्रॉन के बारे में स्टडी किया कि ये किससे किससे कवर है। आगे हम इनके अगर ऊपर में जो ग्लोमेरुलस पड़े हुए थे, उनका अगर कवरिंग की बात करें कि वो किससे कवर है, तो हमारा कुछ रीनल आर्टरीज ऐसे करके आता है, इधर वाला पाइप मोटा, ये बाहर से कवरिंग है बेसमेंट मेम्ब्रेन से, बाहर से जिससे कवरिंग है ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। एंड अंदर से भी कवरिंग है, ये अंदर से भी ऐसे ऐसे कवरिंग है, फेनेस्ट्रेट मेम्ब्रेन, फेनेस्ट्रेट मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन। एंड इसके नीचे अगर हम आएंगे तो यहाँ पड़ा हुआ है वोमेन्स कैप्सूल। वोमेन्स कैप्सूल में एक ऐसे सेल पड़े हुए हैं जो इधर के मटेरियल को गेन करने की कोशिश करेंगे। इन सेल को कहते हैं पेडोसाइट, पेडो इनका पैर है, पकड़ रहे हैं, पेडोसाइट। तो हमने क्या देखा कि हमारा जो ये वाला इस पार्ट को हम कहते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल, एफरेंट आर्ट्रियोल, इन्हें हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। एंड इन्हें हम कहते हैं इफरेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट आर्ट्रियोल। इसके नीचे जाकर के इफरेंट आर्ट्रियोल रीनल पेराइटल ट्यूबुल बनाएगा, और उसके अगर बाहर उधर की तरफ जाएगा, नेफ्रॉन लूप ऑफ हेनले से इस साइड में जाता है तो वासा रेक्टा बनाता है, जहां से काउंटर करंट स्टार्ट होता है। काउंटर करंट क्या होता है इसके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो हमने क्या देखा कि अगर हम किडनी के अंदर जाते हैं तो किडनी दो जोन में डिवाइड है, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। कॉर्टेक्स हमारे मेडुला में पिरामिड टाइप के स्ट्रक्चर पड़े हुए हैं, जहां पे यूरिन बनना स्टार्ट होता है और वहां से एक ट्यूब निकला हुआ है। उस ट्यूब को हम पिरामिड को कहते हैं, मेडुलरी पिरामिड।
पिरामिड ट्यूबल्स एंड वहां से छोटे छोटे से ट्यूब निकले हुए हैं। उस ट्यूब को हम माइनर कैलिक्स एंड सारे ट्यूब ज्वाइंट हो जाते हैं। दिस ज्वाइंट ट्यूब्स इज कॉल्ड मेजर कैलिक्स एंड सारे ट्यूब्स हाइलम से बाहर निकलते हैं। मीन्स किडनी से बाहर निकलते हैं तो यूरेटर बन जाते हैं। मीन्स वहां से यूरिन लेकर के बाहर निकल रहे हैं। अब यूरिन बनता कैसे है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रीनल आर्टरीज किडनी के हाइलम से जाते हुए अंदर जाता, अंदर जैसे जाते बहुत सारे ब्रांचेज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और इतना सारा ब्रांचेज बन जाता है कि उसके नोक पे एक स्ट्रक्चर छोटे 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 से फैक्ट्री बन जाते हैं। उस फैक्ट्री को हम नेफ्रॉन कहते हैं। अब नेफ्रॉन को ऊपर से एक आकर के ब्रांच फिर से वहां पे कवर कर दिया है। ये भी रीनल आर्टरीज का ही पार्ट है। अब ये ब्रांच एक साइड से मोटा है, एक साइड से पतला है। मोटे वाले साइड को हम कहते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल एंड पतले वाले पाइप को हम कहते हैं इफरेंट आर्ट्रियोल। अब ये वाला जैसे ही नीचे इफरेंट आर्ट्रियोल जाता है, रीनल पेरेटल ट्यूबल्स कहते हैं। अब ये रीनल पेरेटल ट्यूबल्स जैसे हमारे लूप ऑफ हेनले के पीछे से जाएगा, हम उसे वासा रेक्टा कहते हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि इनका ये किस किस से कवर है। तो हमने देखा कि नेफ्रॉन में कौन कौन सा पार्ट है। तो नेफ्रॉन का जो सर है उसे हम बोमेंस कैप्सूल कहते हैं। जो ऐसे मुड़ा मुड़ा सा है उसे हम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स कहते हैं। अगर नीचे की तरफ जाते हैं, नीचे से देखते हैं एक ट्यूब ऊपर आया है, उसे हम लूप ऑफ हेनले कहते हैं। अब लूप ऑफ हेनले थोड़ा सा चौड़ा होकर के पतला होकर के एक दूसरा ही ट्यूब गया हुआ है, उसे हम डिस्टल पेराइटल ट्यूबल्स कहते हैं। अब डिस्टल पेराइटल ट्यूबल्स के बाद एक कलेक्टिंग डक्ट वहां पे कलेक्ट हो रहा है सारा मटेरियल जो बन गया है अंदर। तो वहां पे अब ये बनेगा कैसे, इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। तो हमने क्या देखा कि ये जो सारे हैं नेफ्रॉन के जितने भी पार्ट हैं वो किसी न किसी कवरिंग से कवर है, किसी न किसी सेल से कवर है, टिश्यू से कवर है। टिश्यू का मतलब सारे सेल जुड़ करके टिश्यू बना रहे हैं। तो वो कौन से टिश्यू, टिश्यू तो हमारे बॉडी में 4 टाइप के टिश्यू हैं। इपिथेलियल टिश्यू जो कवर कर रहा है, फिर हमारा ये कनेक्टिव टिश्यू जो हमें सपोर्ट प्रोड्यूस कर रहा है, हमें जिस चीज की जरूरत है वो प्रोड्यूस करा रहा है। मस्कुलर टिश्यू मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। नर्वस टिश्यू हमें एक्साइट कर रहा है या रेगुलेट कर रहा है, किसी काम को कंट्रोल नहीं करने के लिए कंट्रोल हमें कर रहा है। तो इन सब में हमारा जो नेफ्रॉन है वो कौन से टिश्यू से कवर है। तो हमने क्या देखा कि नेफ्रॉन जो है वो अगर कवरिंग की बात हो रही है तो हम इपिथेलियल टिश्यू को ही सेलेक्ट करेंगे। अब इपिथेलियल टिश्यू में तो बहुत सारे टाइप के हैं, कोई लंबा भी है, कोई गोला भी है, कोई ऐसे ऐसे कॉलम टाइप का पड़ा हुआ है। तो इनमें से कौन सा पार्ट किस कवर से कवर है। तो इनका सर देखते हैं, बोमेन कैप्सूल देखते हैं, तो वो स्क्वैमस टिश्यू से कवर है। एंड उसके नीचे आते हैं proximal convoluted tubules is covered by ब्रश कॉलमनर क्यूबाइडल ट्यूबल्स। एंड इसके अगर हम नीचे आते हैं तो नीचे आकर के देखते हैं कि यहाँ पे जो लूप ऑफ हेनले है, लूप ऑफ हेनले भी स्क्वैमस टिश्यू से कवर है। अब उसके ऊपर जाते हैं तो हमारा स्क्वैमस टिश्यू सॉरी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स आता है। ये सिंपल क्यूबाइडल ट्यूबल से कवर है। अब हम आते हैं इनके ऊपर जो रखा हुआ है आर्टरीज, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो बाहर से बेसमेंट मेम्ब्रेन से कवर है एंड अंदर से फेनेस्ट्रेट मेम्ब्रेन से कवर है। और इन सारे इनके मटेरियल को इधर खींचने का काम एक सेल कर रहा है जिसके पास पेडो है, पैर है, फुट है। तो दिस सेल इज कॉल्ड पेडोसाइट। अब हम आगे एक एक करके अच्छे से स्टडी करेंगे। Function of nephron of
नेफ्रॉन, फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का फंक्शन की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि सबसे पहले तो नेफ्रॉन हम बना लेते हैं। ये हमारा है बोमेन्स कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स, लूप ऑफ हेनले, distal convoluted tubules, collecting duct, Bowman's capsule, proximal convoluted tubules, proximal convoluted tubules, loop of Henle, loop of Henle, distal convoluted tubule, distal convoluted tubule, collecting duct, collecting duct यहां से आता है एफरेंट आर्ट्रियोल, ये है एफरेंट आर्ट्रियोल, ये है ग्लोमेरुलस, glomerulus, this is called efferent arteriole, efferent arteriole। हम क्या देखते हैं कि हमारा किडनी के अंदर से जो रीनल आर्टरीज गया, वो कहा कि हमारा काम है किडनी को ऑक्सीजन देना और किडनी से वेस्ट मटेरियल को रिमूव कराना। ये इंपॉर्टेंट काम अपने जिम्मा कौन लिया था? तो हमारे जो हार्ट से रीनल आर्टरी आ रहा था, उसका काम था कि किडनी को आप ऑक्सीजन दो और किडनी से वेस्ट मटेरियल को रिमूव कराओ। तो वो किडनी को तो ऑक्सीजन दे देता है, किडनी के अंदर इंटर करता है तो बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो जाता है और पार्ट में डिवाइड होकर के कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है और अपने साथ जितना भी है कूड़ा कचरा, सारा का सारा एफरेंट आर्टरियोल्स, जितना भी हम खाए पिए हैं, ग्लूकोज है, प्रोटीन्स है, ऑयल्स है, कार्बोहाइड्रेट्स, अमोनिया है, सबका सब यहाँ से बहुत ही फास्ट प्रेशर से आता है, बहुत ही फास्ट यहाँ प्रेशर से आ रहा है। तो अगर ये बहुत फास्ट प्रेशर से आ रहा है, इसे हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है? अंडर हाई प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर के साथ मटेरियल आ रहे हैं बोमेन कैप्सूल। अंडर हाई ब्लड प्रेशर मटेरियल रिच इन बोमेन कैप्सूल called ultrafiltration, ultrafiltration। तो यहाँ पे कितना ज्यादा आया, सारा का सारा लेकर के आ रहा है और 60 mmHg यहाँ पे सारे के सारे मटेरियल आए हुए हैं। शो यहाँ लिख सकते हैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस के साथ क्या आ रहा है?
हाइड्रोजन आ रहा, वाटर आ रहा है, हाइड्रोस्टैटिक ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू 60 mmHg। 60 mmHg आ रहा है, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में GHBP भी कहते हैं। और इसके बाद इतना ज्यादा हाई प्रेशर से आ रहा है, अगर यहाँ पे कुछ काम न कराया जाए तो हमारा एक दिन में 180 लीटर मटेरियल बाहर आएगा। तो और हेल्दी पर्सन में कितना मटेरियल आना चाहिए, तो 1 से 2 लीटर, 1 to 2 लीटर यूरिन एक्सक्रेट होनी चाहिए। और यहाँ पे एक दिन में कितना मटेरियल आ रहा है, तो 180 लीटर मटेरियल आ रहा है। और इसमें हम देखें कि ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक ब्लड प्रेशर कितना आया, 60 mmHg आया। इतना ज्यादा आ गया, ये पूरा का पूरा बोमिन कैप्सूल भर गया है, पूरा ग्लास भर गया है। अब ग्लास भरा हुआ है, फिर भी छन्नी इस पे रखा हुआ है, तब इसमें से कुछ पार्टिकल ऊपर की तरफ जाने लगेंगे, कुछ जो है वो ऊपर जाने लगेगा। तो जो ऊपर जा रहा है उसे हम कहते हैं कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक ब्लड प्रेशर। ये कितना ऊपर जा रहा है, तो 20 mmHg, 20 mmHg जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। अब हम देखते हैं कि यहाँ से प्रोटीन नहीं आया है, प्रोटीन के पार्टिकल्स ऊपर पड़े हुए हैं। तो अगर प्रोटीन को देख करके वाटर भी इसके पीछे पीछे भागने लग रहा है, वाटर भी, तो कितना वाटर भाग पा रहा है ऊपर की तरफ, उसे हम कहेंगे कोलॉइडल ऑस्मोलाइट ब्लड प्रेशर। कोलॉइडल ऑस्मोलाइट प्रेशर COP कितना हो गया, 30 mmHg। तो हम अब नेट ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन फाइंड आउट करते हैं। नेट ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन अगर हम फाइंड आउट करें, तो ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक ब्लड प्रेशर माइनस कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक ब्लड प्रेशर माइनस कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हमारा टोटल कितना था, हमारा टोटल था 60 mmHg माइनस 20 mmHg माइनस 30 mmHg। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा आ जाएगा 10 mmHg। नेट फिल्ट्रेशन मीन्स कितना रहना चाहिए, नेट फिल्ट्रेशन रेट हमारा रहना चाहिए, नेट फिल्ट्रेशन रेट हमारा कितना रहना चाहिए, तो 10 mmHg इसमें रहना चाहिए, 10 mmHg। अगर इससे ज्यादा हुआ तो भी प्रॉब्लम, अगर इससे कम होता है तो भी प्रॉब्लम होता है। तो और हमने क्या देखा कि हमारा सारा का सारा अंदर बोमिन कैप्सूल में आ रहा है। जैसे ही अंदर आता है तो पूरा बोमिन कैप्सूल भर जाता है। कितना आता है, कितना बोमिन कैप्सूल रखने का इसमें कैपेबिलिटी है, तो 60 mmHg, और पूरा का पूरा ग्लास भर जाता है। अब उस पे छन्नी रखा जाता है, तो उसमें से 20% मीन्स 20 इसके जो 20 mmHg है वो फिर से स्प्लिट कर लिया जाता है, ऊपर खींच लिया जाता है, और देखा जाता है कि इनमें से प्रोटीन्स के पार्टिकल्स इनके अंदर नहीं आ पाए हैं। तो प्रोटीन के पार्टिकल नहीं आ पाए हैं, तो ये वाटर क्या काम करता है कि वाटर उनके पीछे भागता है, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ऑयंस हो गए, तो वाटर जहां देखेगा कि वहां पे उनके पार्टिकल ज्यादा है, वहां पे भागने की कोशिश करेगा। तो वाटर यहाँ पे बैठा हुआ देख रहा है कि यहाँ प्रोटीन के पार्टिकल ज्यादा है, तो यहाँ से वाटर, जितने प्रोटीन के पार्टिकल है यहाँ से वाटर उतना भागने लग रहा है।
यहाँ से वाटर उतना निकलने लगा, तब हमारा नेट फिल्ट्रेशन रेट कितना हो गया, हमारा 10 mmHg नेट फिल्ट्रेशन रेट हो गया, जितना कि हमारे बॉडी में रहना चाहिए। अगर इससे ज्यादा भी होता है तब पर भी हमें प्रॉब्लम हो जाएगा, अगर इससे कम भी होता है तब पर भी हमें प्रॉब्लम हो जाएगा। अब हम नेट फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन फाइंड आउट करते हैं। एक टर्म आया है इसमें ऑस्मोलाइट। ये ऑस्मोलाइट क्या होता है? ऑस्मोलाइट, ऑस्मोलाइट जो है, इस लिखेंगे वाटर इज वेवी ऑफ materials, whose materials, proteins, carbohydrate, hydrate and ions is called osmolalite। वाटर जो है वो स्प्लिट करता है किनकी तरफ? प्रोटीन के तरफ, प्रोटीन के साइड स्प्लिट होगा, कार्बोहाइड्रेट की तरफ भागेगा, कार्बोहाइड्रेट एंड आयंस की तरफ भागेगा, लिपिड की तरफ नहीं भागता, लिपिड से दूर होता है। तो इस प्रोसेस को हम ऑस्मोलाइट कहते हैं। आगे हम पढ़ते हैं नेट फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या होता है। नेट फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन, तो हमारा यहाँ पे नेट फिल्ट्रेशन हमने फाइंड आउट किया कि नेट फिल्ट्रेशन रेट होगा, नेट फिल्ट्रेशन रेट, यहाँ नेट फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन यहाँ निकालना है, नेट फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन, नेट फिल्ट्रेशन रेट हमारा आया 10 mmHg एंड एक दिन में कितना लीटर मटेरियल आ पाता है? तो जो एक दिन में मटेरियल आता है वो 180 ml पर 180 लीटर पर डे एंड एक मिनट में कितना आता है? 125 लीटर पर मिनट। हमारे ब्लड में 5 to 6 लीटर होते हैं वाटर, तो उनमें से ये अंदर की तरफ जाता है, तो हम देखते हैं कि अगर ये जा रहा है तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा? हमारा एक मिनट में कितना आ रहा है? एक मिनट में आ रहा है 125 लीटर पर मिनट एंड ये ब्लड प्रेशर रेट हो गया। और हमारा प्लाज्मा कितना आएगा? ब्लड में प्लाज्मा कितना प्रेजेंट होगा एक मिनट में? तो प्लाज्मा इंटर करता है 600 एंड डिवाइडेड बाय 100, 21 लीटर पर मिनट ml पर मिनट। हमने क्या देखा कि नेट फिल्ट्रेशन रेट हमारी बॉडी के अंदर कितना ml, हमारे बॉडी के, हमारे नेफ्रॉन के अंदर एक मिनट में कितना ml मटेरियल यहाँ पे आते हैं, बोमेंस कैप्सूल में आते हैं। तो एक मिनट के अंदर 125 ml मटेरियल आता है एक मिनट में, और उनमें प्लाज्मा कितना परसेंट रहता है? तो उनमें प्लाज्मा 600 मीन्स 1000 आ रहा है, पूरा ब्लड 1000 आ रहा है, तो 1000 में 600 प्लाज्मा रहता है और सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और इनको 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा नेट फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन फाइंड आउट हो जाएगा। तो नियर अबाउट नेट फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन हमारा 1 ml पर मिनट होता है। और हम अब पढ़ते हैं
अगर हम बात करें आयंस की आयंस की अगर हम बात करते हैं तो आयंस में सारे बॉडी में जितने भी बॉडी हैं उसमें 3m और स्मॉल पर हम ऑयल्स की बात करते हैं तो ऑयल्स हमारे बॉडी के अंदर सारे बॉडी पार्ट में ऑयल्स कितने कितने ऑस्मोल होते हैं तो 300 ऑस्मोल होता है एक्सेप्ट मेडुला को छोड़ करके मेडुला मेडुला को छोड़ करके बिकॉज मेडुला में कितने आयंस प्रेजेंट होते हैं मेडुला में 300 टू 1200 m ऑस्मोल आयन प्रेजेंट होता है पर लीटर और हम इतना लीटर आयन प्रेजेंट होता है इतने ऑस्मोल पर लीटर आयन प्रेजेंट होते हैं और अगर हम बात करते हैं हमारे बॉडी में इनके अंदर हमारे बॉडी में टोटल कितने ब्लड होते हैं 5 to 6 लीटर ब्लड होता है मीन्स 5000 to 6000 ml ब्लड होगा इनमें से 1000 to 1200 कहाँ भेज दिए जाते हैं रीनल आर्टरीज में भेज दिए जाते हैं और इनमें से 125 ml क्या होता है मटेरियल प्रेजेंट होता है ml पर मिनट में मटेरियल प्रेजेंट होते हैं मटेरियल्स होते हैं और उनमें से 600 ml पर मिनट में प्लाज्मा जाते हैं और अगर हम इनको डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो इनका हमारा फ्रैक्शन रेट निकल जाएगा और एक दिन में कितने मटेरियल बोमेंस कैप्सूल में जा रहे हैं वन डे में 180 लीटर मटेरियल बोमेंस कैप्सूल में जाता है जिसमें मैक्सिमम 90% पार्ट रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है और उनमें से 10% पार्ट ही बाहर निकाला जाता है तो अब इसके बारे में हम स्टडी करेंगे सबसे पहले तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल्स के बारे में अगर हम बात करते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल्स प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबल्स में अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये किससे पहले बना होता है इट इज कवरिंग फ्रॉम किससे कवर होता है ब्रश कॉलमनर क्यूबाइडल इपिथेलियल टिश्यू और इनमें हम देखते हैं कि यहाँ पे पड़ा हुआ है रीनल पेराइटल ट्यूबल्स यहाँ आया हुआ है मटेरियल पूरा का पूरा बहुत सारा मटेरियल आया हुआ है उतने सारे मटेरियल में से 100% अगर मटेरियल आ रहा है तो 100% मटेरियल आ रहा है तो इनमें से 70 to 80% मटेरियल यहाँ से रीएब्जॉर्ब हो जाता है तो 70 to 80% रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है रीएब्जॉर्ब बाय किसके द्वारा रीनल पेराइटल ट्यूबल्स
इस मैकेनिज्म को हम पैसिव मैकेनिज्म कहते हैं। पैसिव मैकेनिज्म। ये पैसिव मैकेनिज्म क्या होता है? मीन्स ज्यादा यहाँ पे है, ज्यादा से अगर कम की तरफ जा रहा है तो उसे हम पैसिव मैकेनिज्म कहते हैं। अगर ज्यादा से अगर कम से ज्यादा की तरफ जाएगा तो उसे हम एक्टिव मैकेनिज्म। तो एक्टिव मैकेनिज्म करने के लिए हमें एनर्जी ज्यादा खर्च करना होगा। जैसे कि नीट का फॉर्म भरने के लिए सारे बच्चे नीट का फॉर्म भर रहे हैं, तो वहां पे पैसिव मैकेनिज्म यूज हो रहा है, लेकिन कम बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं। मीन्स वहां पे जो बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं उनको बहुत ज्यादा एनर्जी यूज करना पड़ रहा है, वो बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो वहां पे ऐसा हो गया। अब इनमें से क्या होता है कि रीएब्जॉर्ब तो हो गया। कौन कौन सा रीएब्जॉर्ब हो जाएगा? यहाँ से ग्लूकोज 100% रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ग्लूकोज 100%, ग्लूकोज को थोड़ा भी इसके अंदर नहीं छोड़ा जाता है। ग्लूकोज 100% रीएब्जॉर्ब हो गया। अब इसके बाद क्या रीएब्जॉर्ब किया जाएगा? तो जितने ऑयंस थे, ऑयंस रीएब्जॉर्ब हो गया। ऑयंस के साथ वाटर भी रीएब्जॉर्ब हो गया। और इतना सारा रीएब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ पे क्या होता है कि इनमें से सेक्रेशन भी होता है। सेक्रेशन। सेक्रेशन मीन्स ट्यूब से, रीनल आर्टरी, रीनल पेरेटल ट्यूबुल से इसके अंदर फेंका जब जाएगा मटेरियल, उसे हम सेक्रेशन कहते हैं। सेक्रेशन में H+ को सेक्रेट कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा, और अमोनिया को सेक्रेट कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। तो हमने क्या पढ़ा कि पेराइटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल सबसे पहले तो किस से बना हुआ है, किस सेल से बना हुआ है? तो ब्रश कॉलमनर क्यूबॉइडल ट्यूबुल से बना हुआ है। यहाँ से 70 to 80% रीएब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। और इसके बाद ग्लूकोज तो 100% रीअब्जॉर्ब कर लिया गया। ऑयंस में कितने परसेंट रीअब्जॉर्ब किए जाएंगे? तो ऑयंस में जो भी मेन मेन पार्टिकल्स है वो रीअब्जॉर्ब कर लिए गए। और ऑयंस में क्या हुआ कि यहाँ से वाटर भी जाने लगे, क्योंकि वाटर इज वाइब्स ऑफ ऑयंस, तो ऑयंस भी वहां जाने लगा। और सेक्रेशन यहाँ से क्या फेंका जा रहा है? यहाँ से हाइड्रोजन प्लस एंड NH3+ सेक्रेट कर दिया जा रहा है। अब हम बात करते हैं, यहाँ हमारा पड़ा हुआ है क्या, लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले की अगर हम बात करें, लूप लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में हम क्या देखते हैं कि हमारा लूप ऑफ हेनले कुछ ऐसे आ रहा है। लूप ऑफ हेनले यहाँ से आया, और ये तो हो गया लूप ऑफ, सॉरी, लूप ऑफ हेनले को ब्लू कलर से बनाएंगे। ये लूप ऑफ हेनले हो गया। लूप ऑफ हेनले के साथ वहां से आ रहा है ये पेराइटल ट्यूबल्स। इस पेराइटल रीनल ट्यूबल्स को हम वासा रेक्टा कहते हैं। ये हो गया वासा रेक्टा। और ये हो गया लूप ऑफ हेनले, तो है ही, इनका नेम है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले यहां से आया। अब इसके बाद क्या होता है कि यहां से मटेरियल आ रहा है, इस डायरेक्शन से आ रहा है। मीन्स इसे हम कहेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, ज्यादा से कम की तरफ जा रहा है, डी
ascending ऑर्डर, और यहां हो जाएगा ascending ऑर्डर, ascending ऑर्डर मीन्स लूप ऑफ हेनले में 300, 400, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 4, 5, ऐसे करके आएगा 0, 0, 0, 0। ऐसे कुछ करके हमारा आ रहा है। तो ये हो गया लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग ऑर्डर, और इधर जाएगा तो एसेंडिंग ऑर्डर। तो हमने क्या देखा, और हमारा जो ब्लड है, तो ब्लड ये तो इधर से आ रहा है, और हमारा जो ब्लड का जो पार्टिकल है वो इधर से आया, 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 इधर से आया। तो इन दोनों का अगर हम डायरेक्शन देखें तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं। अगर हम इन दोनों का डायरेक्शन देखते हैं तो ये दोनों भी अपोजिट डायरेक्शन में हैं। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फंक्शन कर रहे हैं, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फंक्शन कर रहे हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड काउंटर करेंट। काउंटर करंट। काउंटर करंट में क्या हो रहा है कि यहां से जब मटेरियल आ रहा है, इधर के पार्ट से मटेरियल आ रहा है, तो ये वाला यहां से आ रहा है मटेरियल, इनके साथ वाटर आ रहा है। लेकिन हमने देखा कि 70 to 80% पार्ट तो इनमें ऑयल्स वगैरह चले गए हैं। तो इस ब्लड वेसल्स में ऑयल्स का अमाउंट ज्यादा है, तो वाटर भी इसके साइड में जाने लगते हैं। वाटर इसके साइड में। तो ये लूप ऑफ हेनले का जो असेंडिंग पार्ट है, डिसेंडिंग पार्ट है, ये वाटर परमीबल होता है। डिसेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले इज वाटर परमीएबल। हमने यहाँ से क्या देखा कि हमारा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स का 70 to 80% पार्ट रीअब्सॉर्ब हो गया है। अब ये वाला जब इधर की साइड में जाता है तो इसमें बहुत सारे अमाउंट में ऑयल्स भरे हुए हैं। अब इतने ज्यादा ऑयल्स को देख करके वाटर भी लूप ऑफ हेनले से उछल उछल करके यहाँ ब्लड वेसल्स में जाने लगता है। अब वाटर तो मैक्सिमम अमाउंट में वाटर चला गया है। अब इधर जैसे ही डिसेंडिंग में असेंडिंग में जाता है, वाटर अब कम हो गया है। अब पड़ा हुआ है, हमारे ऑयल्स पड़े हुए हैं। अब ये ऑयल्स क्या कम करेंगे कि फिर से इसमें जाने लगेंगे। असेंडिंग से ऑयल्स जाते हैं और डिसेंडिंग से वाटर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? ब्लड वेसल्स में जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं काउंटर करंट। हमारा काउंटर करंट में क्या देखें कि लूप ऑफ हेनले में, लूप ऑफ हेनले ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, मींस डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है, और फिर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है। इनमें हम क्या बताए थे कि आयन की कंसंट्रेशन 300 to 1200 है। ये लूप ऑफ हेनले जो है वो मेडुला के अंदर प्रेजेंट है। मेडुला के अंदर अगर प्रेजेंट है तो इनका ऑयल का कंसंट्रेशन 300 to 1200 होगा। तो 300 से 1200 आने में मींस वो कहां से कहां जा रहे हैं? डिसेंडिंग में जा रहे हैं, कम से ज्यादा की तरफ जा रहे हैं। और असेंडिंग में कहां जाएंगे? तो 1200 से फिर से 300 की तरफ जाएंगे, तो वो असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे। अगर वो डिसेंडिंग में जा रहे हैं तो वहां पे वाटर का कंसंट्रेशन, ये वाटर जो है, क्योंकि इस ब्लड वेसल्स में बहुत सारे अमाउंट में ऑयल्स वगैरह प्रेजेंट है। कहाँ से ऑयल? क्योंकि ऑयल यहीं से रीअब्सॉर्ब हो गए थे, पहले वाले ट्यूब से ही ऑयल रीअब्सॉर्ब हो गए थे। इस वजह से वाटर, इनको देख देख करके वाटर बचा रह गया था। वाटर देख देख करके ये भी लूप ऑफ हेनले के पास जो बैठा हुआ है वासा रेक्टा, वासा रेक्टा में जाने लगता है, और ये अपवर्ड डायरेक्शन में है।
ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये नीचे की तरफ, ये सारा प्रोसेस हमारा काउंटर करंट कहलाता है। असेंडिंग ऑर्डर में वाटर परमिबल होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर में वाटर परमिबल होता है और असेंडिंग ऑर्डर में हमारा सॉल्ट परमिबल होता है। सॉल्ट इधर इस डायरेक्शन में जाते हैं। अब उसके बाद फिर से अगर इधर आएगा तो अब सॉल्ट कम हो गया, अब वाटर परमिबल हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके पहले वाटर परमिबल, वाटर पूरा बाहर निकल गया मीन सॉल्ट बचा हुआ है, तो अब वो बनेगा सॉल्ट परमिबल, सॉल्ट पूरा बाहर निकल गया, वाटर बचा हुआ, वाटर परमिबल। तो ऐसे करके होते रहता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं काउंटर करंट। अब पढ़ते हैं डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स के बारे में। डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स। डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स में हम क्या देखें कि यहाँ पे जब आया हुआ है मटेरियल, तो अब जैसे ही आ रहा है तो यहाँ एक इम्पोर्टेंट सेल प्रेजेंट है। ये है डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स। डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स यहाँ पे जब आ रहा है तो डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स में एक इम्पोर्टेंट सेल बैठा हुआ है जो सारे मटेरियल को टेस्ट करता है। उस सेल का नेम है माकुला डेंसा। इस सेल को जितने भी मटेरियल हैं उनमें कुछ भी पता नहीं चलता है कि क्या आया है, मीन्स सारा का सारा एब्जॉर्ब हो गया है, रीएब्जॉर्ब हो गया है। तो जो सेक्रेशन हुआ है मीन्स यूरिया एच प्लस यही सब बाहर निकल रहे हैं। तब इसके बाद माकुला डेंसा को आता है गुस्सा, और ये माकुला डेंसा कहाँ जाता है तो माकुला डेंसा पूरे माहौल में हल्ला मचा देता है कि हमें कुछ नहीं दिया जा रहा, हमें कुछ नहीं दिया जा रहा है, सारा का सारा अपने ही खाया जा रहा है। तो ऐसा बात यहाँ तक पहुंच जाता है और इस सेल के पास कुछ यहाँ पे सेल प्रेजेंट है। इनका नेम है जक्स्टा मेड्यूलरी सेल। ये जक्स्टा मेडुलरी सेल एक्टिवेट हो जाते हैं और ये जक्स्टा मेडुलरी सेल एक प्रोटीन रिलीज करते हैं जिस प्रोटीन का नेम है रेनिन। ये रेनिन, अब रेनिन कहाँ जाता है, लंग्स के पास जाता है और लंग्स से कहता है यहाँ से रेनिन गया है, रेनिन गया है। रेनिन लंग्स के पास जाता है और लंग्स से क्या सेक्रेट होता है, एक हार्मोन सेक्रेट होता है। उस हार्मोन का नेम है उस हार्मोन को कहते हैं एंजियोटेनिन। एंजियोटेनिन, लेकिन ये इनएक्टिव हार्मोन है, इनएक्टिव। अब इसे एक्टिव बहुत ज्यादा ये एक्टिव करने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत ज्यादा अगर एक्टिव करने की कोशिश किया तब तो थोड़ा सा एक्टिव हुआ, उससे कहते हैं एंजियोटेनिन। टेनिन फर्स्ट, बट ये भी इनएक्टिव ही रहा। अब इसके बस की बात नहीं है। फिर यहाँ बैठा हुआ है लंग्स। लंग्स सारा चीज को देखता है और इसके ऊपर एक एंजाइम सिक्रेट करता है। एंजाइम, इस एंजाइम की वजह से ये कंप्लीट एक्टिवेट हो जाता है, एक्टिव हो जाता है और एक्टिव हो करके क्या बनाता है एंजियोटेनिन। टेनिन सेकेंड, एंजियोटेनिन सेकेंड। अब एंजियोटेनिन सेकेंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही एक्टिवेट है। ये पूरा का पूरा काम करने के लिए कहता है कि हम अगर सारे लोग तुम्हारे हक का छीन लिए तो क्या हुआ, मैं तुम्हें दूंगा, जो भी तुम्हें लाना होगा मैं तुम्हें ला करके दूंगा। क्योंकि यहाँ पे इतना ज्यादा सारा रीअब्जॉर्व कर लिया गया है कि यहाँ पे इसके पास बहुत ज्यादा अमाउंट में ब्लड प्रेशर लो हो गया है। तो इसलिए एंजियोटेनिन अब कहाँ जाता है, एंजियोटेनिन सबसे पहले तो
वहीं पे किडनी के पास जाता है और किडनी से कहता है कि तुम्हारे कॉर्टेक्स में जो ग्लूको एल्डोस्टेरोन था उनको जल्दी बाहर निकालो। एल्डोस्टेरोन एल्डोस्टेरोन को बाहर निकालो और उनके किसके पास भेजो, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स के पास। तो एल्डोस्टेरोन कहाँ आता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स के पास जाता है। अभी भी एंजियोटेंसिन बैठा नहीं है, अब हमारे सर के पास आता है, सेरिब्रम मेम्ब्रेन के पास, सेरिब्रम के पास आता है और सेरिब्रम में यहाँ हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस के पास पिट्यूटरी ग्लैंड पड़ा हुआ है। पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टेरियर पिट्यूटरी से कहता है कि तुम जल्दी जल्दी वाशाप्रेसिन रिलीज करो। वाशाप्रेसिन रिलीज करने, इसे हम कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तब पोस्टेरियर पिट्यूटरी वाशाप्रेसिन रिलीज करता है, मींस एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज करता है। और एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहाँ आता है, वाशाप्रेसिन एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी आते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स के पास। अब ये दोनों लोग आकर के क्या क्या काम करेंगे, तो सबसे पहले तो एल्डोस्टेरोन आकर के यहाँ पे एक पोर बनाने लगेगा, सोडियम पोटेशियम पंपिंग स्टार्ट हो जाएगा। सोडियम पोटेशियम पंपिंग इन्होंने क्या किया, ये सोडियम एंड पोटेशियम पंपिंग चैनल बनाया सोडियम पोटेशियम को, और इसमें जो एनर्जी यूज होगा वो एक्टिव एनर्जी है। एक्टिव मैकेनिज्म है, मींस एक एटीपी अगर हम खर्च करेंगे तो हमारा यहाँ से कितने जाएंगे, यहाँ से बाहर जाएंगे 3 सोडियम एंड अंदर आएगा 2 पोटेशियम, और इनके साथ वाटर भी अंदर आएगा। तो हमारे यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप चैनल ओपन हो गया। अब एंटी डायूरेटिक क्या करेगा, एंटी डायूरेटिक भी जो भी इनका स्पेस बचा हुआ है इसे एक्वापोरिन बनाएगा ताकि वाटर अंदर आ सके। ये एक्वापोरिन बनाएगा। हमने क्या देखा कि हमारा यहाँ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स में कौन सा मैकेनिज्म फंक्शन कर रहा है, कौन से मैकेनिज्म फंक्शन कर रहा है, तो एक्टिव मैकेनिज्म फंक्शन कर रहा है। और उस फंक्शन को कौन परफॉर्म करा रहा है, तो उस फंक्शन को एल्डोस्टेरोन परफॉर्म करा रहा है। ये एल्डोस्टेरोन कहाँ से आया है, ये एल्डोस्टेरोन हमारे किडनी के ऊपर जो बैठे हुए थे एड्रिनल ग्लैंड को 2 चैम्बर में डिवाइड किया गया था, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। कॉर्टेक्स में सबसे ऊपर फ्लोर पे बैठा हुआ था ग्लूकोकॉर्टिकॉल रिलीज करता है क्या, एल्डोस्टेरोन। अब ये एल्डोस्टेरोन आकर के डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स के पास आकर के सोडियम पोटेशियम चैनल बनाता है, जो जिसमें एनर्जी यूज होता है। इसके आसपास के सेल्स इसे एनर्जी देते हैं, एटीपी देते हैं, बदले में ये अपने बॉडी के अंदर से 3 सोडियम बाहर फेंकता है, 2 पोटेशियम अंदर लेता है। और इसके साथ सोडियम और पोटेशियम जैसे जैसे बाहर अंदर आ रहे हैं, वैसे वैसे यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से वाटर भी अंदर बाहर जाने लगा है। अब वाटर को केवल अंदर करने के लिए एक और इंपॉर्टेंट हार्मोन आता है, उस हार्मोन का नेम है एंटी डायूरेटिक, मींस वाशाप्रेसिन। ये कहां से रिलीज हुआ है, तो वाशाप्रेसिन हमारे अप ब्रेन मींस सेरिब्रम में जो हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड था, पिट्यूटरी ग्लैंड में 2 लोग बैठे थे, एंटेरियर पिट्यूटरी, पोस्टेरियर पिट्यूटरी। तो पोस्टेरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है
वाशाप्रेसिन मीन्स एंटी डायूरेटिक। अब इस एंटी डायूरेटिक, यही एंटी डायूरेटिक ये काम क्या करता है, मीन्स यहाँ पे आकर के पोर बनाता है, एक्वापोरिन बनाता है। तो यहाँ पे इनका, और इन सबको कौन एक्टिवेट किया है, इन सबको एंजियोटेनिन एक्टिवेट किया है। और एंजियोटेनिन को कौन एक्टिवेट किया है, तो एंजियोटेनिन को लीवर लंग्स से आए हुए एंजाइम्स एक्टिवेट किए हैं। और वो एंजाइम कैसे आए, तो वो एंजाइम देख रहे हैं कि लीवर रेनिन जो है, कब से एंजियोटेनिन फर्स्ट को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा है, वो नहीं हो पा रहा है। ये रेनिन कहाँ से आया है, तो रेनिन हमारा जो ये रेनिन है, यहाँ पे एक सेल प्रेजेंट है, माकुला डेंसा। माकुला डेंसा पूरा उद्यम मचा देती है। तो इसके पास जो सेल प्रेजेंट है, जक्स्ट्रा मेडुलरी सेल, यहाँ से ये प्रोटीन रिलीज करते हैं, रेनिन रिलीज करते हैं, कि जाकर पूरा फंक्शन करते हैं। तो हमारा, हमने यहाँ पे प्रॉक्सिमल डिस्टल पढ़ लिया। लूप ऑफ हेनले में काउंटर करंट स्टार्ट होता है, कैसे काउंटर करंट स्टार्ट होता है इसके बारे में। अगर ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिया जाए तब क्या इफेक्ट पड़ेगा, कम एब्जॉर्ब किया जाए तब क्या इफेक्ट पड़ेगा। बीपी हाई होता है, अगर ब्लड प्रेशर हाई होता है तब क्या होता है, ब्लड प्रेशर लो होता है, मीन्स ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन का इफेक्ट कैसे पड़ता है, उसके बारे में हम देखते हैं। effect of glomerulus filtration। क्या अफेक्ट पड़ेगा, दो अफेक्ट पड़ेगा, या तो बीपी हाई होगा, या तो बीपी हाई होगा, या ही बीपी डाउन होगा। ये बीपी हाई कैसे होगा, जब हमारा नेट फिल्ट्रेशन रेट 10 mm Hg से अगर ऊपर जाएगा तब हमारा बीपी हाई हो जाता है। इस बीपी को लो करने के लिए क्या काम किया जाएगा, कि यहाँ पे हमने यहाँ क्या देखा, ये हमारा है वोमेन कैप्सूल, और ये आया हुआ है एफरेंट आर्ट्रियोल, एफरेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट आर्ट्रियोल, और this is called glomerulosa। This is Bowman's capsule। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे नेट फिल्ट्रेशन रेट बहुत ज्यादा, इनमें से बहुत तेजी से ब्लड प्रेशर आ रहा है, ब्लड प्रेशर, और बहुत ज्यादा यहाँ नेट फिल्ट्रेशन रेट बहुत ज्यादा हो जा रहा है। तब इसके बाद क्या होता है कि सबसे पहले तो यहाँ के सेल्स, कुछ यहाँ सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, एक्टिवेट इंटरस्टिशियल सेल कहाँ के, अराउंड एफरेंट आर्ट्रियोल के, एफरेंट आर्ट्रियोल के साइड के जो सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और एक्टिवेट हो करके जल्दी जल्दी यहाँ पे चैनल बनाने लगते हैं, चैनल मिक्स कैल्शियम 2+ चैनल। कैल्शियम 2+ चैनल की वजह से इतना ज्यादा ये चैनल बना देती है कि इसकी वजह से यहाँ से ज्यादा ही ज्यादा सारे के सारे जाने लगते हैं। अब इतना ज्यादा स्प्लिट होने लगा मटेरियल, इतना ज्यादा इसमें स्प्लिट होने लगा
कि इनका जो नेट फिल्ट्रेशन रेट 10 mmHg होने चाहिए थे, mmHg, वो अब 10 mmHg से डाउन होने लगे। अब 10 mmHg से जब डाउन होने लगे, और ये क्या काम किए, इतना ही काम नहीं किए, यहाँ पे दोनों तरफ से इनके इफरेंट आर्ट्रियोल को कॉन्ट्रैक्ट कर दी है, इफरेंट आर्ट्रियोल को ये कॉन्ट्रैक्ट कर दी है। अब इसके बाद अगर बीपी डाउन हो गया, तो बीपी डाउन होने की वजह से डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से एक सेल एक्टिवेट होती है, दिस इज कॉल्ड माकुला डेंसा। माकुला डेंसा एक्टिव हो जाती है। अब वो एक्टिव हो करके पूरा गदर मचा देती है। इस वजह से यहाँ पे पड़े हुए सेल्स, यहाँ कुछ ऐसे सेल्स पड़े हुए हैं जिन्हें हम कहते हैं, उस सेल्स को हम क्या कहते हैं, जक्स्टा मेडुला। जक्स्टा मेडुला प्रोटीन रिलीज करता है, उस प्रोटीन को हम रेनिन कहते हैं, रेनिन। अब ये प्रोटीन जाता है किसके पास, लीवर के पास जाता है। और लीवर से क्या रिलीज होता है, लीवर से रिलीज होता है एंजियोटेंसिन, बट ये इनएक्टिव रहता है। अब इसे एक्टिवेट करने की कोशिश की जा रही है, तो एक्टिवेट करने की कोशिश करने के चक्कर में ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट तो बनता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट तो बनता है, बट ये भी इनएक्टिवेट ही रहता है। अब इनकी हरकत को लंग्स देख रहा होता है, लंग्स एंजाइम सेक्रेट करता है, और इस एंजाइम की वजह से ये एंजियोटेंसिन काफी एक्टिवेट हो जाती है। टेंसिन सेकंड बन जाती है, और ये काफी एक्टिवेट हो जाती है। एक्टिवेट होकर के दो काम करती है, एक तो किडनी से एल्डोस्टेरोन रिलीज कराती है, एल्डोस्टेरोन, एंड सेकंड क्या काम करती है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ये वाशाप्रेसिन मींस एंटी डायूरेटिक रिलीज कराती है, एंटी डायूरेटिक रिलीज कराती है। अब एल्डोस्टेरोन आकर के सोडियम पोटेशियम चैनल बनाता है, सोडियम एंड पोटेशियम चैनल, इसे हम कहते हैं एक्टिव मैकेनिज्म। और ये क्या काम करती है, एंटी डायूरेटिक, एक्वापोरिन बनाती है, एक्वापोरिन चैनल बनाती है, जिससे वाटर अंदर आ सके। तो इन दोनों का फंक्शन कुछ ऐसा है कि कम होगा, इनका इफेक्ट क्या हो रहा है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट को फिल्टर करने पे क्या हो रहा है, ज्यादा अगर स्प्लिट हो जाएगा तो क्या होगा, कम स्प्लिट होगा तो क्या होगा। इनमें हम देखते हैं कि जितने भी मटेरियल आते हैं 100% जिनको स्प्लिट कर लिया जाता है, वो कौन है, तो वो है हमारे ग्लूकोज में 100% स्प्लिट कर लिया जाता है। सिक्रेशन, यहाँ से ब्लड वेसल से क्या फेंका जा रहा है, सिक्रेट किया जा रहा है, अमोनिया एंड H+ आयन को सिक्रेट कर दिया जाता है। तो हमारा चैप्टर 100% कवर हुआ, इसमें एक एक पॉइंट मैंने कवर किया। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आती हो तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक कर सकते हैं। और मेरे को उम्मीद है कि एक्सक्रेटिव प्रोडक्ट एंड इलिमिनेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार वीडियो को देखिए, और फिर से एक बार एनसीईआरटी रीड कीजिए, आपको पता चलेगा कि सारा का सारा इसमें कवर कराया गया है, और बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही कम टाइम कंज्यूम करते हुए आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।